हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है BSPHCL के लिए बिहार बिजली विभाग में जो जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क की जो वैकेंसी आई थी उसके संबंध में आज का टॉपिक है हमारा जीएसटी। जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि काफी लंबे लंबे समय के बाद आते हैं सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, हमको समय नहीं मिल पाता इसलिए लंबे समय पे ही आते हैं, लेकिन फिर भी जो भी आपके लिए कंटेंट लाते हैं वो बेहतर ही लाते हैं, ठीक ना? तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा टॉपिक लिखा हुआ है आज का BSPHCL मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी जूनियर अकाउंटेंट। जीएसटी का इनडायरेक्ट जो टैक्स है इस पे 100 MCQ क्वेश्चंस लाए। 100 MCQ क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, उसको हम क्वेश्चन के लेके आए हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सके और उसे एक दो बार रिवीजन आप लोग कर भी दीजिएगा। और यदि कॉपी पे नोट करना चाहे तो कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला हमारा इसका MCQ क्वेश्चंस है। ध्यान से देखिए, सबसे पहला जीएसटी का हमारा MCQ क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है? एक सेकंड। हाँ, हम लोग का MCQ क्वेश्चन है, थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ी हो गई थी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स MCQ क्वेश्चन। हम एक एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में भी आए हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है ये है, थोड़ा सा सेटिंग करने में समय लगता है। हाँ, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। मतलब पूछा जा रहा है कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है। लिखा है माल और आपूर्ति कर, माल और सेवा कर, सामान्य बिक्री कर, सरकारी बिक्री कर। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी, जीएसटी तीन नाम इसमें दिए गए हैं। जी का मतलब होता है गुड्स, और एस का मतलब होता है सर्विस, और टी का मतलब होता है टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हिंदी में हम बोलते हैं माल और सेवा कर। सही ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में जीएसटी कब से लागू किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी भाई कब से लागू किया गया, बताइए। 1 जनवरी 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 मार्च 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। किस तारीख को जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया था भाई? 1 जुलाई 2017 को। सामान्य से हार्ड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक ना? अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, दे रहा है कि जम्मू और कश्मीर में जीएसटी की शुरुआत हुई। जब जीएसटी जिस समय लागू किया गया उसके थोड़े दिन बाद जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। सेम डेट पर लागू नहीं किया गया है, थोड़ा सा डेट चेंज करके। तो पूछा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी कब लागू की गई भाई? 1/8/2019 को, कि 1/7/2017 को, कि 8/7/2016 को, कि 8/7/2017 को? ध्यान दीजिएगा, बताइए कब लागू की गई थी? यह उसी समय, वैसे जीएसटी तो हमारा कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उसके मुश्किल से 7 दिन बाद 8वें दिन जीएसटी जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत में लागू कर दी, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा है,
अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए संविधान संशोधक विधेयक था। मतलब जो जीएसटी हमारा लागू किया गया उसके लिए संविधान संशोधन विधेयक कौन सा लागू किया गया? संविधान संशोधन विधेयक की बात कर रहे हैं, कौन सा लागू किया गया? 101वां, 100वां, 121वां, 122वां? बताइए कौन सा आंसर सही होगा? 122वां क्या चीज? संविधान संशोधन विधेयक है, लागू किया गया। कौन सा? 122वां। ठीक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? ध्यान दीजिएगा, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? तो यहां पे ऑप्शन में आपका दे रहा है 101वां, 120वां, 122वां, 115वां। बताइए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया? 101वां। देखिएगा ये आगे पीछे वाला दोनों क्वेश्चन सेम दिख रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग है। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है जिसे निम्नलिखित राज्यों में से अपनाया गया। बताइए, कह रहा है कि जो भारत में जीएसटी प्रणाली है वो दोहरे मॉडल पर आधारित है। पूछ रहा है ये किस राज्य में अपनाया गया, माने किस राज्य के द्वारा ये अपनाया गया था। लिखा है यहाँ राज्य का मतलब होता है देश। यूके, कनाडा, यूएसए, जापान। जापान के मॉडल पर ही भारत में जो दोहरा मॉडल आधारित जीएसटी है इसको अपनाया गया। वैसे पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी अपनाने वाला देश हमारा फ्रांस है, लेकिन जो भारत में जीएसटी है ये दोहरा मॉडल आधारित जो प्रणाली है ये हमारा कनाडा की देन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है? देखिए भारत के जीएसटी जो मॉडल है, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी मॉडल, इसमें कितनी संरचनाओं की संख्या है? क्या 6 है? और भी देखते हैं क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, 6 है, 4 है, 3 है, 5 है। तो सही ऑप्शन आपका 4 है, क्योंकि 4 मॉडल है। कैसे मालूम? एक होता है CGST, एक होता है SGST, ठीक है, और एक होता है IGST, और एक क्या है? UTGST। ये 4 मॉडल है। टैक्स की जहां तक रेट की बात करें तो ये आपका 5%, ठीक ना, और उसके बाद से 12%, 18% एंड 28%। ये हमारा 4 मॉडल है, इसीलिए इस पर इतना टैक्स हमारा स्लैब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, जो संविधान का 101वां संशोधन हुआ उस अधिनियम के अनुसार संविधान में अनुच्छेद डाला गया है। मतलब जो जीएसटी संविधान में कितने अनुच्छेद डाले गए हैं? 101B, 156A, 146A, 156B। बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है? तो सही आपका आंसर क्या दिख रहा है? बताइए कौन सा क्वेश्चन आंसर सही है? 146B अर्थात सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन हमारा है, और बड़ा कर दे, दिख रहा होगा पूरा। कह रहा है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार जीएसटी लगाने की शक्ति किस पर निर्भर करती है? बताइए, जो संविधान का 101वां संशोधन हुआ उसके अनुसार पूछ रहा है जीएसटी लगाने की शक्ति किस पर निर्भर करती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य और संघ सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और संघ सरकार। बताइए इसका पावर किसके पास है? राज्य और संघ दोनों के पास है, ठीक है। अगला है, जीएसटी है
अब बताना है आपको कि जीएसटी है भाई, जीएसटी क्या है? मल्टी पॉइंट टैक्स है, सिंगल पॉइंट टैक्स है, रिंग्रेसिव टैक्स है, और इनमें से कोई नहीं। बताइए जीएसटी इनमें से कौन सा टैक्स है? मल्टी पॉइंट टैक्स है। मल्टी पॉइंट टैक्स का मतलब है कि कई तरीके की जीएसटी लगाया जाता है, जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि जीएसटी एक कर है। यहां पूछा जा रहा है कि जीएसटी एक कर है, वो किस प्रकार का कर है? सेवा आधारित कर है, और देखते हैं क्या क्या है। आपूर्ति आधारित कर है, कि उपभोग आधारित कर है, कि आपूर्ति और उपभोग आधारित कर है? बताइए जीएसटी किस प्रकार का कर? जीएसटी आपका उपभोग आधारित टैक्स है। नेक्स्ट, जीएसटी के प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर आता है। जीएसटी के कितने टाइप्स हैं? जीएसटी के भाई 4 टाइप्स है, अभी मैंने बताया। पहला ऑप्शन सही है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट में लगता है, स्टेट में लगता है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का। आईजीएसटी केवल सेंटर का, इंटीग्रेटेड है। यूटीजीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों। तो सही ऑप्शन हमारा ए है। फिर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जीएसटी की दरें हैं, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी में कौन कौन से रेट है? तो भाई जीएसटी में ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही है, 0%। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता। फिर 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%, मतलब हाईएस्ट आपका 28%। ये जीएसटी का आपका रेट है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कि वस्तु या सेवा कर लागू करने के पीछे सरकार का क्या मुख्य उद्देश्य है? ध्यान दीजिएगा, वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिए, देश में कर एक रूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि करने के लिए, सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए, और उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है भाई? सभी। क्यों? देश में जो टैक्स का जो हिसाब किताब है, एक रूपता लाने के लिए, सरकारी राजस्व में वृद्धि करना भी जीएसटी लगाने के पीछे रीजन है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स पहले लगते थे, जैसे मान लीजिए कि सर्विस टैक्स था, गुड्स सेल टैक्स था, मनोरंजन कर था, ऐसे ऐसे बहुत सारे टैक्स थे जिसको एक में मर्ज कर दिया गया। इस सारे रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? विजय भांगड़ा समिति? बिल्कुल नहीं। और देखते हैं कौन कौन समिति है, यहां दिया पुष्कर समिति ना, विजय केलकर समिति, ये सही है। और देवगौड़ा समिति तो होगा नहीं। सही ऑप्शन क्या है? भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश किसने की थी? विजय केलकर समिति के द्वारा किया गया था। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो लिखा है आईजीएसटी में आई का क्या अर्थ है? मतलब आईजीएसटी, जैसे जीएसटी 4 टाइप की होती है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो आईजीएसटी में आई का मतलब क्या होता है? आंतरिक, एकीकृत, आंतरिक और इंट्रा, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। देखिएगा, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, ठीक ना, इसका मतलब होता है एकीकृत, एकीकृत, मतलब सही ऑप्शन आपका है बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? भाई जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा, जो भी होता है वो वित्त मंत्री ही होगा। बताइए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, सरकार द्वारा नामित, परिषद द्वारा नामित, परिषद द्वारा निर्वाचित। बताइए जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई? केंद्रीय वित्त मंत्री। जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वही जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस समय केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, ठीक है।
अगला अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। अभी तो अध्यक्ष की बात कर रहे थे, अब उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं कि जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है। ध्यान दीजिएगा, वित्त के राजस्व के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, कोई भी राज्य वित्त मंत्री, सरकार द्वारा नामित, सदस्यों में से परिषद द्वारा चुना गया। बताइए जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है, फटाफट बताइए। सही ऑप्शन है आपका है सदस्यों के में से परिषद द्वारा चुना गया व्यक्ति। मतलब जो जीएसटी परिषद के मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी किस पर लगाया जाता है भाई? बिक्री मूल्य पर, लेन देन मूल्य पर कि मूल्य संवर्धन पर? किस पर जीएसटी लगाया जाता है? मूल्य संवर्धन पर, ठीक ना। बस रिवीजन करते जाइए, एक एक हर एक कंपटीशन के लिए बता दे रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका बीएसपीसीएल के लिए है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं जिसमें जीएसटी का एक टॉपिक दिया गया है वहाँ ये जीएसटी के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्पफुल है, इसे एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईजीएसटी तब देय होता है जब आपूर्ति हो। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अंतरराज्यीय, ठीक ना, ये अंतरराज्यीय दूसरी है, ये अंतरराज्यीय, अंतर यूपी और उपरोक्त सभी। बताइए आईजीएसटी का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जहां पर अंतरराज्यीय व्यापार किया जाता, माने एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापार किया जाएगा तो वहां पे आईजीएसटी का यूज किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का कर जीएसटी है? जीएसटी किस टाइप का टैक्स है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जीएसटी हमारा होता है वो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को ही मर्ज करके जीएसटी बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन दूसरा था और एक क्वेश्चन दूसरा है। जीएसटी परिषद का प्रमुख मतलब चीफ, हेड, अध्यक्ष कौन होता है, कौन है? यहाँ पूछ रहा है कि कौन प्रेजेंट टाइम में है। तो जो भारत का वित्त मंत्री होगा वही ना जीएसटी परिषद का प्रमुख होगा, हेड होगा। शशिकांत दास, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, हसमुख अधिया। तो सही ऑप्शन क्या है? निर्मला सीतारमण इस समय क्या है? जीएसटी परिषद के प्रमुख हैं, हेड हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि के लिए कर सहित पूर्ति के मूल्य के भुगतान की समय सीमा क्या है? पूछ रहा है कि जो हमारा इनपुट टैक्स है दो तरीके का होता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि के लिए कर सहित पूर्ति में मूल्य के भुगतान की समय सीमा कितनी होती है? 3 माह, 6 माह, और देखते हैं कौन कितना माह है। 3 माह होगा नहीं, 6 माह होगा नहीं। देखते हैं नीचे ऑप्शन में क्या दिया गया है। हाँ ध्यान दीजिएगा, सही ऑप्शन 180 दिन होगा। अब 6 महीना और 180 दिन सोच रहे होंगे सेम होगा, तो सेम नहीं है। 6 महीने में 180 दिन से अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो, से कम तो नहीं होंगे लेकिन अधिक हो जाएंगे। 180 दिन समय सीमा। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु शामिल नहीं है? कह रहा है कि जो हमारा जीएसटी बिल है के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी वस्तु है जो उसके दायरे में नहीं आती है, शामिल नहीं है? कुकिंग गैस, शराब, पेट्रोल और उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जीएसटी बिल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु इसमें शामिल नहीं है? उपरोक्त सभी, सारी वस्तुओं पर जीएसटी नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीएसटी सीजीएसटी अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर
की दर को कौन अधिसूचित करता है? कह रहा है कि CGST माने सेंट्रल जीएसटी अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले कर की दर को कौन अधिसूचित करता है? केंद्र सरकार करता है कि राज्य सरकार करता है कि जीएसटी परिषद करता है कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार करता है? बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही ऑप्शन डी होगा। जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो अधिसूचित करेगा कि CGST पर कितना टैक्स लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान का वह संशोधन जिसके अंतर्गत जीएसटी पारित किया है। संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अंतर्गत जीएसटी को पारित किया गया? 120वां संशोधन, 130वां संशोधन, 125वां संशोधन, तीनों में से कोई नहीं है। और एक ऑप्शन है इधर पेज चेंज हुआ है, इस पर देखते हैं। 100 ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 122वें है संविधान संशोधन, 101वां है। ये पीछे क्वेश्चन भी आया था, दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीएसटी में लगभग कितने टैक्स को समाहित किया गया है? बताइए, जो हमारा जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसमें कितने इनडायरेक्ट टैक्सों को मर्ज कर दिया गया है? 17 टैक्स और 23 अधिभार, 5 टैक्स और 5 अधिभार, 25 टैक्स और 23 अधिभार, 17 टैक्स और 2 अधिभार। जल्दी से बताइए कि इसमें से कितने टैक्सों को जीएसटी में शामिल किया गया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 टैक्स और 23 अधिभारों को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया। आगे बढ़ते हैं कि जीएसटी लागू करने वाला देश अंतिम राज्य कौन सा है? माने देश का अंतिम राज्य कौन है? पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है अपने देश का जो सबसे आखिरी में जीएसटी उस राज्य में लागू किया गया। मतलब जीएसटी लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य कौन सा है? राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और असम। जल्दी से बताइए। जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 7 दिन लेट से जीएसटी लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू कर दिया गया, लेकिन ठीक 7 दिन बाद 8वें दिन जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया। ये अंतिम राज्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आयात पर निम्नलिखित में से कौन से कर लगाए जाते हैं? देखिएगा, इंपोर्ट पर, आयात पर पूछा जा रहा है कौन सा जीएसटी लगाया जाता है। CGST ये लगाया जाता है, हिंदी में लिखा गया, कंफ्यूजन होगा। SGST ये लगाया जाता है कि IGST ये लगाया जाता है कि CGST IGST दोनों लगाया जाता है? बताइए कौन सा लगाया जाता है? आयात पर, आयात पर, इंपोर्ट पर IGST का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कर जीएसटी में शामिल किए गए हैं? कौन सा टैक्स है जो जीएसटी में शामिल किया गया? केंद्रीय बिक्री कर, ये बिल्कुल सही। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये भी शामिल किया गया। वैट, ये भी शामिल किया गया। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है माल और सेवा नेटवर्क। माल और सेवा नेटवर्क मतलब जीएसटी नेटवर्क, जिसको जीएसटीएन के कार्यों में शामिल है। मतलब माल और सेवा नेटवर्क को जीएसटीएन कहा जाता है। कह रहा है माल और सेवा नेटवर्क के कार्यों में क्या शामिल है? पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना, केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों को रिटर्न अग्रेसित करना, जीएसटी की गणना और निपटान करना और उपरोक्त सभी। बताइए, जीएसटीएन या माल और सेवा नेटवर्क में क्या शामिल किया जाता है? सब शामिल किया जाता है। क्यों? जीएसटी पोर्टल जो हमारा होता है या जीएसटी नेटवर्क होता है, मतलब जिसको जीएसटीएन कहा जाता है, इसमें पंजीकरण की भी काम किया जाता है। केंद्र और राज्य प्राधिकरणों को रिटर्न भी दाखिल किया जाता है
और जीएसटी की गणना और उसका समाधान भी किया जाता है, इसलिए ये सारे ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी एक व्यापक कर व्यवस्था है जिसमें शामिल है। जीएसटी क्या है? एक व्यापक कर व्यवस्था है। इसमें क्या शामिल है? माल शामिल है, सेवाएं शामिल है, माल और सेवा दोनों शामिल है, माल सेवा और आयात शामिल है। बताइए क्या शामिल है? जीएसटी में माल और सेवा, इसीलिए ना इसका नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स रखा गया है, दोनों शामिल। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे दिया गया है, लिखा है आईजीएसटी अधिनियम 2017 निम्नलिखित तक विस्तारित है। कह रहा है कि जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है अधिनियम 2017 के अंतर्गत ये कहां तक विस्तारित है? कहां तक विस्तारित क्या मतलब है कि पूरे भारत में लागू होता है कि कुछ राज्यों में लागू होता है कि कहीं नहीं लागू होता है, क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरा भारत। बिल्कुल गलत, ठीक है, छोड़कर तो है ये नहीं है। अब देखते हैं, यहां देखिए अगला ऑप्शन क्या है, संपूर्ण भारत, यही सही है, पूरे भारत में जीएसटी लागू होता है। यहाँ ऑप्शन में और भी दे रहा है, जम्मू और कश्मीर और पांडिचेरी राज्य को छोड़कर पूरा भारत, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, पूरे भारत में जीएसटी हमारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि फॉरवर्ड चार्ज के मामले में माल की आपूर्ति का समय क्या है? फॉरवर्ड चार्ज के मामले में माल की आपूर्ति का समय क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड तो समझ रहे हो, आगे ले जाना। बताइए क्या होना चाहिए? चालान जारी करने की तिथि, ये भी सही लग रहा है। चालान जारी करने की देय तिथि, ये भी सही है। आपूर्तिकर्ता द्वारा विचार प्राप्त करने की तिथि, ये सही नहीं दिख रहा है। अर्थात ऊपर वाला दोनों सही है, अर्थात सही ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अगला क्या है? अगला कह रहा है यूटीजीएसटी अधिनियम। कौन जीएसटी? यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित राज्य। अधिनियम किस द्वारा अधिनियमित किया जाता है? मतलब यूटीजीएसटी जो एक्ट है किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है? संघ सरकार द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जीएसटी परिषद द्वारा। बताइए यूटीजीएसटी जो एक्ट है किसके द्वारा अधिनियमित किया जाता है? भाई केंद्र सरकार उसको ऑथराइज करती है, तभी ना केंद्र शासित प्रदेश में जीएसटी लगाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर जीएसटी नेटवर्क बनाया? अब ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर जीएसटी नेटवर्क बनाया? पहला एनएसए, अगला है एनएसडीएल, अगला है NIESBUD, अगला है CBIC। किसके साथ मिलकर जीएसटी नेटवर्क? क्योंकि ये हिंदी में लिखा है तो इसको मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर जीएसटी नेटवर्क बनाया? एनएसडीएल के साथ, ठीक है, सही ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 37, यूटीजीएसटी, चूंकि इस तरह लिखा गया तो थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांस ज्यादा रहता है, इस तरह है तो यूटीजीएसटी तब लगाया जाता है जब, बताइए यूटीजीएसटी कब लगाया जाता है? कब लगाया जाता है? आपूर्ति केंद्र शासित प्रदेश के भीतर की जाती है, पूरा सही नहीं है। और क्या है? दूसरा क्या ऑप्शन है? एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में आपूर्ति की जाती है, तब हम क्या लगाते हैं? यूटीजीएसटी, ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीएसटी किस सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
कि जो जीएसटी है किस सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है? संघीय सरकार, राज्य सरकार, संघ और राज्य, और इनमें से कोई नहीं। बताइए किस सरकार का भाई मामला है? जीएसटी जो होता है संघ और राज्य दोनों का है, इसलिए ये दोनों का मामला है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का मामला है। सपोज करिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे दिया गया है, लिखा है कि मध्य प्रदेश के एक डीलर ने बिहार के एक डीलर को माल बेचता है, कौन सा कर लगाया जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एमपी का एक डीलर बिहार के एक डीलर को कुछ माल बेचा, पूछ रहा है कौन सा कर लगाया जाएगा? सी जीएसटी और एस जीएसटी, यूटी जीएसटी, आई जीएसटी, केवल सी जीएसटी? बताइए कौन सा कर लगाया जाएगा? आई जीएसटी। क्यों? आई जीएसटी का प्रयोग हम कहां करते हैं? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक को हमारा माल सप्लाई होता है तो वहां पे आई जीएसटी का प्रयोग किया जाता है। यहां पे मध्य प्रदेश से सीधे बिहार में माल की आपूर्ति की गई है। अगला है, जीएसटी के तहत कर उस राज्य को दिया जाएगा जहां माल है। बताइए जीएसटी के तहत या अंतर्गत कर उस राज्य को दिया जाएगा जहां माल है। कहां माल है? निर्मित, जहां माल निर्मित होता है, जहां माल बेचा जाता है, जहां माल उपभोग किया जाता है, कि जहां माल खरीदा जाता है। जीएसटी किस राज्य को मिलता है? जो जहां बनता है, कि जहां बेचा जाता है, कि जहां उपभोग किया जाता है, कि जहां खरीदा जाता है? बताइए जहां उसका उपभोग किया जाता है वहां जीएसटी उस राज्य को दिया जाता है। अगला है, इसका आंसर आगे है, जीएसटी व्यवस्था के तहत तंबाकू उत्पादकों के बारे में क्या सच है? पूछ रहा है कि जो जीएसटी व्यवस्था के तहत जो तंबाकू उत्पादक हैं, जो तंबाकू का उत्पादन करते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है क्या सच है, मतलब क्या सही है। ऑप्शन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रहा है कि तंबाकू को बाद में जीएसटी के तहत लाया जाएगा, पहला ऑप्शन। तंबाकू जीएसटी के दायरे से बाहर है। तंबाकू केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अलावा जीएसटी के अधीन है, और इनमें से कोई नहीं। सही क्या है इसमें से, ये आपको बताना। तो सही आपका ऑप्शन है सी। जो हमारा टोबैको होता है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत आता है, इसके अलावा जीएसटी के अधीन भी है ये। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, एकीकृत जीएसटी मतलब आईजीएसटी, जीएसटी आईजीएसटी पर लागू है। आईजीएसटी पर क्या लागू है? केवल अंतरराज्यीय आपूर्ति, अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात, निर्यात, अंतरराज्यीय बिक्री। बताइए आईजीएसटी किस पर लागू है? फटाफट बताइए। अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात, मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं और या खरीदते हैं, या हम दूसरे देश से माल का आयात करते हैं, तो वहां पे आईजीएसटी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के तहत कर योग्य घटना, जीएसटी के तहत कर योग्य घटना क्या घटना है? बिक्री, माल और सेवाएं, आपूर्ति, और इनमें से कोई नहीं। जीएसटी के तहत कर योग्य घटना क्या है? आपूर्ति, क्योंकि माल की जहां सप्लाई की जाएगी वहीं पे जीएसटी लगेगा। अगला है क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर की दर लागू नहीं होती है? लिखा है नहीं होती है। पूछ रहा है कि जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर की दर लागू नहीं होती है? भाई 35% वाला लागू नहीं होता है, क्योंकि जीएसटी का रेट क्या है हमारा? एक तो 0% फ्री वाला है, फिर आपका 5% है, फिर आपका 12% है, फिर आपका 18% है, फिर 28% है ना। इसमें ये मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला क्वेश्चन 55 में कह रहा है कि जीएसटी किस पर लगाया जाता है। भाई जीएसटी किस पर लगाया जाता है? निर्माता पर, खुदरा व्यापारी पर, उपभोक्ता पर, उपरोक्त सभी पर। जल्दी से बताइए, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? इस क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। जो सामान बनाएगा उस पर जीएसटी लगेगा, कि जो सामान को बेचेगा उस पर लगेगा, कि जो सामान का इस्तेमाल करेगा उस पर लगेगा? इस सब पर लगेगा। इसका आंसर आप लोगों को देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? अनुच्छेद 279A, अनुच्छेद 279B, अनुच्छेद 240A, अनुच्छेद 212। बताइए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 279A। अगला क्या है क्वेश्चन? पूछा जा रहा है कि जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? जीएसटी परिषद में कितने मेंबर्स होते हैं? 32, 33, 34, 30। जल्दी से बताइए, जीएसटी परिषद में कितने मेंबर्स होते हैं? 33, मुझवानी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जीएसटी बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में है क्रमशः कब पारित किया गया? लिखा है कि जीएसटी जो बिल है पहली बार राज्यसभा में, उसके बाद से लोकसभा में पारित किया गया। पूछ रहा है कि कब राज्यसभा में पारित किया गया और कब लोकसभा में पारित किया गया? बताइए। 10 अगस्त, 15 अगस्त, 16, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 16, 3 अगस्त, 8 अगस्त, 16 और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, राज्यसभा में कब पारित किया गया, लोकसभा में कब पारित किया गया? ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में 3 अगस्त को पारित किया गया और लोकसभा में 8 अगस्त को पारित किया गया, 2016। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है? मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, जीएसटी की चोरी कर रहा है, तो कितने वर्ष के कारावास का उसका प्रावधान है? मतलब कितने वर्ष तक की जेल हो सकती है? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? बताइए जल्दी से। उसे 5 वर्ष तक की अधिकतम सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में जीएसटी लागू हुआ? पूछ रहा है कि भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ? असम, बिहार, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? आंसर इसका होगा ये, असम में सबसे पहले लागू किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? कह रहा है कि जीएसटी नेटवर्क, जो जीएसटी का नेटवर्क है, उसके साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी कौन कंपनी, आईटी कंपनी कौन सी है? सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, गूगल, इन्फोसिस, विप्रो। बताइए कौन सी 2 बड़ी आईटी कंपनियां हैं जो जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी है? सही ऑप्शन आपका है डी, इन्फोसिस और विप्रो। ये 2 बड़ी जीएसटी नेटवर्क की कंपनियां। अगला, जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया? मतलब ध्यान दीजिए, जीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया है? IND जीएसटी, जीएसटीएन पोर्टल, जीएसटी IND और iGSTN।
किस नाम से पोर्टल जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया गया, बताइए। जीएसटीएन पोर्टल के नाम से, ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का होता है, ध्यान दीजिएगा। जो जीएसटी का हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो कितने अंक का होता है, कितने डिजिट का होता है? 18, 16, 20, 15, जल्दी से बताइए कितने डिजिट का होता है? वह भाई 15 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का? 15 डिजिट का। अगला क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक टर्नओवर की वह लिमिट जिसके ऊपर व्यवसायियों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का भुगतान करना होता है। ध्यान दीजिएगा, वार्षिक टर्नओवर की वह लिमिट जिसके ऊपर व्यापारियों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और जीएसटी का भुगतान करना होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक व्यापारी, ऐसे समझिए, एक व्यापारी यदि व्यापार कर रहा है, कितना टर्नओवर उसका होगा कि रजिस्ट्रेशन के साथ टैक्स का भी पेमेंट करना पड़ता है। वैसे पहले तो इसका टर्नओवर 20 लाख था, लेकिन अब बढ़ाकर उसको 40 लाख कर दिया गया। तो सही ऑप्शन है 40, और विशेष राज्यों के लिए अभी 20 ही लाख है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक करदाता निबंधित व्यवसायी होते हुए भी अस्थायी आईडी या पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो इसका कारण हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि एक करदाता निबंधित व्यवसायी होते हुए भी, मतलब कंटिन्यू वो अच्छा व्यवसायी होते हुए भी अस्थायी आईडी और पासवर्ड नहीं पा रहा है, मतलब वो टेम्परेरी आईडी और पासवर्ड नहीं पा रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? पैन वैलिडेशन नहीं हुआ है, करदाता को आवश्यकता नहीं है, व्यवसायी का व्यवसाय कर मुक्त है, और उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन क्या दिख रहा है आपका? सही ऑप्शन ये है कि पैन का वैलिडेट नहीं किया गया है या नहीं हो पाया है, इसलिए उसे आईडी पासवर्ड नहीं मिल पा रहा, मैंने पैन कार्ड उसका मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जीएसटी का उद्देश्य नहीं है, बताइए किसका जीएसटी का उद्देश्य नहीं है? कर की दरों में एकरूपता लाना, कर में संतुलन बनाना, कर से सरकारी आय में वृद्धि करना। जीएसटी का कौन सा उद्देश्य नहीं है? यही उद्देश्य है कि कर से सरकारी आय में वृद्धि करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। और भी देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें। संतुलन लाना तो है, कर व्यवस्था को आसान बनाना, ये तो उद्देश्य इसका है। अगला, परिषद में निर्णय हेतु कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? मतलब जो हमारी जीएसटी परिषद होती है उसमें किसी डिसीजन को लेने के लिए कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? 3/4 मतलब 3/4, 1/4 मतलब 1/4, 2/3 मतलब 2/3, आधे से अधिक। बताइए कितना होती है? 3/4 होनी चाहिए बहुमत पास करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अभी मैंने बताया, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। केंद्र के जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वही जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीएसटी नेटवर्क की स्थापना निम्नांकित उद्देश्यों के लिए की गई है। जीएसटी जो नेटवर्क की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाई की गई है? जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए सूचना तकनीकी आधारभूत सुविधाओं के लिए, राज्यों के मध्य विवादों के निराकरण के लिए, माल सेवाओं के हार्मोनाइज राष्ट्रीय बाजार स्थापना में सुविधा प्रदायक के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा आपका ऑप्शन सही दिख रहा है? तो सही ऑप्शन इसमें से पहला ही दिख रहा है कि जीएसटी की स्थापना, जीएसटी नेटवर्क की स्थापना जीएसटी क्रियान्वयन के लिए सूचना तकनीकी आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है।
अगला क्वेश्चन, अगला है कि जीएसटी नेटवर्क के कार्यों में सम्मिलित है। जीएसटी नेटवर्क के कार्य में क्या क्या शामिल है? पंजीयन की सुविधा, बिल्कुल जीएसटी नेटवर्क में पंजीयन का काम तो किया ही जाता है, रजिस्ट्रेशन का काम किया ही जाता है। और क्या क्या किया जाता है देखते हैं। आईजीएसटी की गणना हुआ सेटलमेंट के लिए, बैंकिंग नेटवर्क के साथ कर भुगतान विवरणों का मिलान करने के लिए और उपयुक्त सभी, ये सारे काम जीएसटी नेटवर्क के लिए किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी नेटवर्क सेवाओं में शामिल है। जीएसटी नेटवर्क की सेवाओं में क्या क्या शामिल है? विवरणियों की प्रस्तुति और प्रक्रियाकरण, विमुक्त के लिए आवर्त सीमा का निर्धारण, माल सेवाओं की पूर्ति व बीजक निर्गमन के लिए, और इनमें से कोई नहीं। जीएसटी नेटवर्क की सर्विसेज में क्या क्या शामिल है? मेन यही शामिल है कि विवरणियों की प्रस्तुतिकरण एवं प्रक्रियाकरण के लिए, मतलब जो हमारा रिटर्न होता है उन रिटर्न को भरने के लिए और उसकी जो भी प्रोसेस है उसको पूर्ण करने के लिए ही जीएसटी नेटवर्क बनाया गया है, यही इसकी सर्विसेज है। अगला है क्वेश्चन, ई वे बिल का सृजन किया जाता है। ई वे बिल का सृजन किया जाता है किसके लिए? माल के प्रचालन की इलेक्ट्रॉनिकली वैधता के लिए। ऐसा प्रचालन का संबंध पूर्ति से है जब माल का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, और इनमें से सभी। ई बिल का प्रयोग माल के प्रचालन व इलेक्ट्रॉनिकली वैधता के लिए भी किया जाता है। ऐसा प्रचालन का संबंध पूर्ति से होता है, ये भी सही है। जब माल का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो तब ई बिल काटा जाता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न स्थिति में ई वे बिल का सृजन अनिवार्य है। मैंने पूछा रहा है कि किस स्थिति में ई बिल काटना एकदम जरूरी है। ई बिल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल। अब बताइए किस कंडीशन में? प्रेषक का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, यही तो सही दिख रहा है। केवल करमुक्त माल लदा हुआ होना, प्रेषण की प्रकृति पूर्ण वाहन रूपी होना, स्वयं की सवारी में लाया हुआ होना, इससे कोई मतलब नहीं है। पहला है कि यदि उसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है तो ई बिल काटना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक बिल। अगला है शून्य दर पूर्ति में शामिल है। शून्य दर पूर्ति में भाई क्या शामिल है देखते हैं क्या क्या दिया गया है। माल सेवाओं का निर्यात, ये भी शामिल है। सेज मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विकासकर्ता इकाई का माल सेवाओं की पूर्ति, ये भी सही है, दोनों ये सही दिख रहा है। तीसरा क्या है आगे दिया गया है, तीसरा दिया गया है कि सेज विकासकर्ता इकाई द्वारा माल सेवाओं की पूर्ति, ये सही नहीं है। ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन इकाई को माल की पूर्ति को पूर्तिकर्ता के लिए माना जाता है। कह रहा है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की इकाई को माल की पूर्ति को पूर्तिकर्ता के लिए माना जाता है। क्या माना जाता है? करमुक्त पूर्ति, आईटीसी की वापसी, आईटीसी की मानी गई निर्यात पूर्ति वापसी नहीं, और पूर्तियों का निर्यात और गैर कर योग्य पूर्ति, क्या माना जाएगा? 65 पूर्तियों का निर्यात, ये हमारा आता है सेज इकाई को माल की पूर्ति को पूर्तिकर्ता के लिए माना जाएगा। पूर्तियों का निर्यात, सप्लाई का एक्सपोर्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जीएसटी से बाहर कौन सी वस्तुएं माल है? माने जीएसटी से बाहर कौन सी वस्तु या माल है? तंबाकू और तंबाकू उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल, घरेलू उपकरण। बताइए जीएसटी से बाहर क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद पर अलग, इसको पेट्रोलियम को अलग कर दिया गया है, इस पर अलग टैक्स लगाया जाता है। अगला है
माल का आशय चल संपत्ति से है परंतु इसमें शामिल नहीं है। मतलब कह रहा है कि माल से तात्पर्य ऐसी संपत्ति से जो चल संपत्ति है परंतु इसमें शामिल नहीं है। अभियोजन योग्य दावे, उगती फसलें, प्रतिभूतियां और चीनी। माल के अंतर्गत इसमें से पूछा जा रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं आती है, तो वो भाई प्रतिभूतियां नहीं आती है, बाकी सबको माल की श्रेणी में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरराज्यीय पूर्ति पर जीएसटी उद्ग्रहण के लिए कौन अधिकृत है। मतलब जो हमारा इंटर स्टेट सप्लाई है उस पर जीएसटी का उद्गम के लिए कौन ऑथराइज है, कौन अधिकृत है, बताइए कौन अधिकृत है। भारत सरकार अधिकृत है कि राज्य सरकार अधिकृत है कि दोनों सरकार अधिकृत है। आईजीएसटी के लिए अंतरराज्यीय मतलब इंटर स्टेट हमारा भारत सरकार अधिकृत। अगला क्वेश्चन, सीजीएसटी के अधीन उद्ग्रहणी कर की दर को अधिसूचित किया जाता है। कह रहा है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अधीन उद्ग्रहणी कर की दर को अधिसूचित किया जाता है। किसके द्वारा अधिसूचित? अधिसूचित माने होता है मान्यता प्रदान की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई? केंद्र सरकार द्वारा स्वयं प्रेषित, जीएसटी काउंसिल द्वारा स्वयं प्रेषित, राज्य सरकार द्वारा स्वयं प्रेषित, केंद्रीय सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की संस्तुति पर ही सीजीएसटी को अधिसूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर टी। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी में समाहित कर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा शुल्क है जो जीएसटी में शामिल नहीं है। केंद्रीय उत्पाद कर ये जीएसटी में शामिल है, सेवा कर जीएसटी में शामिल है, तंबाकू पर उत्पाद शुल्क जो है ये जीएसटी में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकंड पानी पी ले। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जीएसटी में समाहित कर है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा कर है जो जीएसटी में शामिल है। मूल सीमा शुल्क, सेवा कर, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली पर कर। बताइए, सेवा कर जीएसटी में शामिल है। कौन सा कर शामिल है? सेवा कर। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस, सेवा को ही सर्विस कहा जाए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाहित किए गए हैं। कह रहा है जीएसटी में नीचे कुछ टैक्स का नाम दिया गया है, किसको शामिल किया गया? सब एक ही जैसे है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके है। केंद्रीय बिक्री कर को शामिल किया गया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर को भी शामिल किया गया, वैट को भी शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये तीनों ही टैक्स जीएसटी में शामिल किए गए हैं क्योंकि 17 प्रकार के टैक्स इसमें शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को छोड़कर सभी माल और सेवाओं की पूर्ति पर जीएसटी लागू। कह रहा है कि नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से किसको छोड़कर सब पर माल और सेवा पर जीएसटी लागू हो। मतलब एक को छोड़कर बाकी सब पर जीएसटी लागू है। मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल, तंबाकू, विधायी सेवाएं, उपयुक्त सभी। बताइए किस पर हमारा जीएसटी लागू है? ध्यान दीजिएगा, जो मानवीय उपभोग के लिए अल्कोहल है इस पर हमारा जीएसटी लागू है, बाकी पर जीएसटी लागू नहीं। अगला क्वेश्चन, आयात पर निम्नलिखित में से कौन सा कर लगाया जाता है। मतलब जो हमारा इंपोर्ट होता है दूसरे देशों से
उस पर पूछ रहा है कि कौन सी जीएसटी लगाया जाता है। देखिए, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर माल बेचा जाएगा तो, या आयात किया जाएगा तो एक ही जीएसटी लगेगा, जिसको कहते हैं आईजीएसटी। कौन सा होगा? आईजीएसटी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से जीएसटी से मुक्त है। कह रहा है नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, उसमें से कौन जीएसटी से मुक्त है, बताइए। कोई व्यावसायिक प्रदर्शनी, भारत में कोई व्यावसायिक प्रदर्शनी, भारत से बाहर कोई व्यावसायिक प्रदर्शनी, उपयुक्त से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये भारत से यदि बाहर कोई हमारी व्यावसायिक प्रदर्शनी होती है तो ये जीएसटी से मुक्त है, क्योंकि भारत से बाहर कमाई जा रही है। अगला क्वेश्चन, दो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्यों को अन्य सिफारिशों के साथ निम्नांकित पर भी सिफारिश करेगी। पूछ रहा है, जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्यों को अन्य सिफारिशों के साथ निम्नांकित पर भी सिफारिश करेगी। मतलब किस सिचुएशन में सिफारिश करेगी? जीएसटी के अधीन एवं विमुक्त माल एवं सेवाओं के संबंध में, माल एवं सेवाओं के आधारभूत आवर्तन की ऐसी मात्रा जिसमें नीचे जीएसटी से विमुक्त हो। दो ऑप्शन, क्या इसमें कोई ऑप्शन सही दिख रहा है? बिल्कुल। अगला और तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि माल एवं सेवाओं पर जीएसटी कर की दरें उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन आपका है डी। चारों ही ऑप्शन सही है जो जीएसटी के अधीन, जीएसटी परिषद के अधीन। अगला क्वेश्चन है, अंतरराज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान, मतलब अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान पूर्तियों पर जीएसटी उद्ग्रहण एवं संग्रहण की शक्तियां किसको प्राप्त होंगी? कह रहा है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम व्यापार कर रहे हैं तो जो पूर्ति, मतलब जो हम सप्लाई कर रहे हैं, तो जीएसटी का जो उद्गम है और संग्रहण है, मतलब जीएसटी कहाँ से उत्पन्न हो रही है उसको कलेक्शन करना, वसूल करना, ये सब पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, संघीय सरकार के पास, कि उपयुक्त सभी के पास? बताइए किसके पास है? सारा पावर ये भारत सरकार के प्रति है, अर्थात केंद्र सरकार के प्रति है। फिर कह रहा है, माल परिवहन एजेंसी द्वारा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी द्वारा मालगाड़ी में माल परिवहन की कौन सी सेवा जीएसटी से विमुक्त है? पूछ रहा है कि यदि ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा होता है मालगाड़ी से हो रहा है तो कौन सी सेवाएं जीएसटी से उसमें मुक्त है? कृषि उत्पाद, ऑर्गेनिक उर्वरक, दूध और उपयुक्त सभी। बताइए कौन जीएसटी से मुक्त है? एकदम सब। यदि मालगाड़ी से कृषि उत्पाद, ऑर्गेनिक उर्वरक और दूध कहीं आ रहा है, जा रहा है, ये जीएसटी से मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डाक विभाग द्वारा प्रदत्त कौन सी निम्नांकित सेवाएं जीएसटी से विमुक्त है? मतलब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कुछ सेवाएं आ रही हैं, लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, जैसे कुछ चीजें आ जा रही हैं, तो जीएसटी से मुक्त है। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, एजेंसी सेवाएं, जीवन बीमा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सी सेवा है जो जीएसटी से पूर्णतः मुक्त है? तो ये सब पर जीएसटी लगाया जाता है, कोई भी मुक्त नहीं है। स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, एजेंसी सेवा, जीवन बीमा, सब पर जीएसटी लगाया जाता है, कोई भी मुक्त नहीं है, इसलिए ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अगला, यात्री परिवहन, मतलब जो हमारा पैसेंजर हम आप होते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जैसे बस है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, कि कौन सी निम्नांकित सेवा जीएसटी से भी मुक्त है? कह रहा है कि जो हम आप इंसान जो पैसेंजर होते हैं, मतलब हम आप जैसे लोग होते हैं जो पैसेंजर होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो कौन सी सर्विसेज होती हैं जो जीएसटी से मुक्त है? अब ऑप्शन दे रहा है, ध्यान दीजिए।
क्या हम मेट्रो से चलेंगे तो जीएसटी से मुक्त है? अंतरदेशीय जलमार्ग मतलब पानी के जहाज से जाएंगे तो मुक्त है। मीटर वाली कैब अथवा ऑटो रिक्शा से जाएंगे तो मुक्त है। और उपयुक्त सभी, बताइए किससे चलेंगे कि हम जीएसटी से मुक्त रहेंगे? जल्दी से बताइए। मेट्रो पे जीएसटी है भाई? है नहीं जीएसटी? हाँ, पानी के जहाज से जाएंगे जीएसटी है नहीं। मीटर वाली कैब या ऑटो रिक्शा से चलेंगे तो भाई उस पर जीएसटी नहीं, ठीक ना? जिस तरह आजकल ई रिक्शा वगैरह आ गया है। अगला है, रेल द्वारा यात्री परिवहन की कौन सी सेवा कर मुक्त है? मतलब हम रेल से सफर कर रहे हैं तो पूछ रहा है कि कौन सी सर्विसेज हैं जो पूर्णतः कर मुक्त है। कोई भी श्रेणी हो, प्रथम श्रेणी हो, वातानुकूलित श्रेणी हो, प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच को छोड़कर अन्य कोई भी छोड़। देखिए, कोई भी श्रेणी का नहीं होगा। यदि हम फर्स्ट क्लास के डब्बे से, स्लीपर क्लास के डब्बे से, एसी से यदि यात्रा करते हैं तो जीएसटी लगेगा, लेकिन जनरल बोगी में करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सी सेवा जीएसटी से विमुक्त नहीं है? कह रहा है कि नीचे कुछ सेवाओं का नाम दे रहा है और पूछ रहा है कि इस पर जीएसटी से विमुक्त नहीं है, मतलब उस पर जीएसटी लगाया जाता है। कौन है जिस पर जीएसटी लगाया जाता है? बताइए। माल परिवहन एजेंसियों, कुरियर सेवा के अतिरिक्त सड़क मार्ग से माल परिवहन की सेवा लगता है भाई। सड़क मार्ग से हम कुछ भी आते हैं, ले जाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। माल परिवहन एजेंसियों कुरियर सेवा द्वारा माल परिवहन की सेवा, इसमें भाई कुरियर सेवा से जाए चाहे ट्रांसपोर्टेशन से जाए जीएसटी लगेगा। प्रवेश शुल्क के रूप में प्रकृति के बदले प्रवेश, मतलब प्रवेश एंट्रेंस, प्रवेश परीक्षाओं का संपादन। जैसे मान लीजिए एडमिशन प्रवेश शुल्क के रूप में यदि उसके प्रतिफल के बदले परीक्षाओं का यदि हम संपादन करते हैं तो इस पे भी जीएसटी लगता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है, कोई भी विमुक्त नहीं है। अगला, निम्नांकित में कौन सी सेवा विमुक्त है? मतलब जीएसटी से विमुक्त है, मतलब नीचे कुछ सेवाओं के नाम दिए गए हैं, पूछ रहा है कि इस पर जीएसटी नहीं लगती। संग्रहालय में प्रवेश, क्या इस पे जीएसटी लगता है भाई? बताइए। और देखते हैं, लगता नहीं है। राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व अथवा चिड़ियाघर में घूमते हैं तो जीएसटी लगता है? लगता है। संरक्षित घोषित स्मारक में प्रवेश, किसी मान लीजिए कि रिजर्व कोई स्मारक है उसमें एंट्री करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं तो भी जीएसटी लगता है। अर्थात सब में जीएसटी लगाया जाता है। क्वेश्चन क्या था? नहीं जी, थोड़ा सा देखिएगा, मिस्टेक है यहाँ हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा विमुक्त है? मतलब इस पर जीएसटी नहीं लगता है। इसके विमुक्त का मतलब होता है जीएसटी नहीं लगता। म्यूजियम में किसी जाते हैं तो जीएसटी नहीं लगता है भाई, वो उसका जो चार्जेस है वो टिकट लगता है। फिर एक और है, किसी पार्क में जाते हैं, टाइगर रिजर्व में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। कोई रिजर्व स्मारक है उसमें भी जीएसटी नहीं लगता, सब में जीएसटी नहीं लगता। अगला है, निम्नांकित की स्थिति में लदाई, उतराई, पैकेजिंग, संग्रहण माने कलेक्शन, वेयर हाउसिंग माने गोदाम रूपी सेवाएं विमुक्त होती हैं। पूछ रहा है, नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, किस चीज की लदाई, उतराई, संग्रहण, वेयर हाउसिंग की जो सेवा होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता है? दाल, गेहूं, चावल, सभी खाद्य पदार्थ। बताइए किस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है? सोच के बताइए।
दालों पर लगता है जीएसटी, गेहूं पे लगता है, चावल पर लगता है। पूछ रहा है कि किस पर जीएसटी विमुक्त होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हिंट दे रहे हैं। चलिए ये हटा दे रहे हैं, दाल हटा दे रहे हैं, इन तीनों में से बताइए। अगला क्वेश्चन, पूर्ति के क्षेत्र के अधीन कौन सी विभिन्न पूर्तियां शामिल होती है। मतलब कह रहा है पूर्ति के क्षेत्र के अधीन कौन सी विभिन्न पूर्तियां शामिल होती है। प्रतिफल के साथ पूर्तियां, बिना प्रतिफल के पूर्तियां, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों ही तरीके के चीज पूर्तियों की श्रेणी में आती है। पैसा लेकर सामान देना या बिना पैसा लिए सामान देना, दोनों ही को पूर्ति माना जाता है। ऐसा कि मान लीजिए कि हम पैसा लेके सामान दे रहे हैं तो हिसाब किताब फाइनल, लेकिन बिना पैसे के भी हम व्यापारी सामान दे देते हैं तो आज नहीं तो कल पैसा मिल ही जाएगा, तो दोनों को ही पूर्ति माना जाए। पूर्ति का मतलब है कि सामान अपने पास से दूसरे को दे देना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य के अंदर पूर्ति पर कौन सा कर उद्ग्रहित होता है। बताइए, यदि एक राज्य के अंदर व्यापार किया जा रहा है तो कौन सा जीएसटी लगता है। सी जीएसटी, एस जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी की आई जीएसटी। बताइए कौन सा जीएसटी लगेगा। ये दोनों जीएसटी लगते हैं, सी जीएसटी और एस जीएसटी। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी के अधीन उद्ग्रहणीय कर की दर की घोषणा कौन करेगा। देखिएगा, सीजीएसटी के अधीन माने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी है, माने सेंट्रल जीएसटी है के अधीन उद्ग्रहणी कर की दर की घोषणा, माने उस पर टैक्स कितना लगाया जाएगा, इसकी घोषणा कौन करेगा। केंद्र सरकार स्वयं विचार के पश्चात करेगा। वो करेगा, कौन करेगा भाई, केंद्र सरकार करेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राज्य सरकार स्वयं विचार के पश्चात, जीएसटी परिषद स्वयं विचार के पश्चात, केंद्रीय सरकार द्वारा जीएसटी परिषद की संस्तुति का। मतलब चाहे वो सी जीएसटी हो, एस जीएसटी हो, चाहे कोई जीएसटी हो, मतलब सीधे से समझिए केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी काउंसिल की जो सिफारिश होती है, संस्तुति पर ही रेट फिक्स करेगा कि कितना जीएसटी लगाया जाएगा। ऑप्शन हमारा होगा डी। अगला है 88 कि आयात पर निम्नांकित में से कौन सा कर उद्ग्रहणी है। मतलब पूछ रहा है इंपोर्ट पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है। ये तो शायद रिपीट क्वेश्चन है, आईजीएसटी लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माल की पूर्ति की स्थिति में भुगतान का दायित्व कब उदय होता है। जब हम माल की सप्लाई करते हैं तो भुगतान की लायबिलिटीज कब उत्पन्न होती है। बीजक निर्गमन पर, माल की पूर्ति के समय पर, भुगतान की प्राप्ति पर, ए बी सी तीनों जो पहले हो। बिल्कुल सही, ए बी सी तीनों जो पहले हो, ऑप्शन नंबर डी। जैसे बीजक इश्यू करते हैं तो भी पेमेंट हो सकता है, माल जब देते हैं दूसरे को तो भी पेमेंट हो सकता है, और यदि भुगतान पा गए तो भी हो सकता है। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि माल की पूर्ति का समय कब होता है, माल की सप्लाई का टाइम कब होता है। बीजक निर्गमन की तिथि पर, पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिफल प्राप्त होने की तिथि पर, माल के प्रेषण की तिथि पर, ए बी जो दोनों में से पहले हो। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर टी। बीजक निर्गमन की तिथि पर भी माल की पूर्ति होती है, पूर्तिकर्ता द्वारा पैसा लेने के बाद माल भेज देना ये भी होती है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। 91 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सेवाओं के प्रावधानों के 30 दिन के अंदर, यदि सेवाओं के प्रावधानों के 30 दिन के अंदर बीजक का निर्गमन किया जाता है तब सेवाओं की पूर्ति का समय कब होगा। कह रहा है कि सेवाओं के प्रावधानों के 30 दिन के अंदर बीजक का जो इनवाइस होता है निर्गमन किया जाता है तथा सेवाओं की पूर्ति का समय कब कब होगा। देखते हैं ऑप्शन कितना दिया है।
बीजक निर्गमन की तिथि पर, जब पूर्तिकर्ता का भुगतान प्राप्त हो गया हो, सेवा प्रदान की तिथि पर, ए बी दोनों, मतलब ये दोनों ही कंडीशन में माना जाएगा। 92 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति की तिथि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति की तिथि का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, बताइए। वह तिथि जब लेखा पुस्तकों में प्राप्ति की प्रविष्टि की जाए, वह तिथि जब बैंक खाते में क्रेडिट प्रविष्टि की जाए, ए बी दोनों जो पहले हो और ए बी जो दोनों बाद में हो। सही स्थिति है सी, ए बी जो दोनों पहले हो। मतलब कह रहा है पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिफल की प्राप्ति की तिथि का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। तो प्राप्ति की तिथि के निर्धारण यदि मान लीजिए वो रजिस्टर में अपना नोट कर लिया हो या वह तिथि बैंक खाते में उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया हो, दोनों में तिथि पहले आएगी, वही तिथि प्रतिफल प्राप्ति की तिथि मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन, शब्द पूर्ति को प्रतिस्थापित किया गया। जो सप्लाई वर्ड है इसको प्रतिस्थापित किया गया, किस कार्य के लिए प्रतिस्थापित किया गया है। केंद्रीय उत्पाद के अधीन शब्द निर्माण के लिए, राज्य बैट के अधीन माल का विक्रय शब्द के लिए, सेवा कर के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द प्रावधान अथवा माना गया प्रावधान, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है इधर। संबंधित व्यक्ति से सेवा का आयात अथवा भारत के बाहर किसी प्रतिष्ठान से आयात पूर्ति माना जाएगा। कहने का मतलब है संबंधित कोई व्यक्ति है, माने कोई व्यक्ति है से सेवा का आयात, एक व्यक्ति से सेवा का जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं अथवा भारत के बाहर किसी प्रतिष्ठान से आयात, माने दूसरे देश से भी किसी संस्था से हम आयात कर रहे हैं तो पूर्ति माना जाएगा। सीधे से कहने का मतलब है कि जब हम आयात कर रहे हैं तो पूर्ति कब माना जाएगा। यदि सेवाओं का ऐसा आयात प्रतिफल के लिए हो, भले ही सेवाओं का ऐसा आयात प्रतिफल के बिना हो, भले ही सेवाओं का ऐसा आयात बिना प्रतिफल का हो परंतु व्यवसाय के दौरान किया गया हो, तो हमको तो लग रहा है सही ऑप्शन सी ही है। आयात पूर्ति क्या नाम है, क्या चीज है, पूर्ति कब माना जाएगा जब सेवाओं का आयात बिना प्रतिफल का किया गया हो या व्यवसाय के दौरान किया गया हो, तो उसे पूर्ति माना जाएगा। पूर्ति का मतलब है कि वस्तु को प्राप्त कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसी गतिविधियां जो भले ही बिना प्रतिफल के हो, ये थोड़ा प्रतिफल बार बार गलत लिखा गया है, ठीक ना। ऐसी गतिविधियां जो भले ही बिना प्रतिफल की हो परंतु उन्हें निम्नांकित के अधीन पूर्ति समझा जाएगा। ये पूछ रहा है कि किस एक्ट में किस अनुसूची में कहा गया है, बताइए। ये CGST एक्ट की अनुसूची 1 में यह बात कही गई। अगला क्वेश्चन 96, माल में स्वामित्व का अंतरण, माल के स्वामित्व का अंतरण अथवा स्वामित्व के अंतरण के बिना माल में अविभाजित भाग का अंतरण होगा। कहने का मतलब है कि माल के स्वामित्व का अंतरण मतलब कोई सामान है उसका मालिकाना हक किसी को दे रहे हैं, या स्वामित्व के अंतरण के बिना माल अविभाजित भाग का अंतरण माना जाएगा। मतलब ऐसे समझिए, स्वामित्व का हस्तांतरण कब माना जाएगा, जब माल की पूर्ति हो, सेवाओं की पूर्ति हो, न माल की पूर्ति न सेवाओं की पूर्ति, आंशिक रूप से माल आंशिक रूप से माल और आंशिक रूप से सेवा, किस कंडीशन में माना जाएगा। तो सही आंसर है, क्योंकि सेवा की बात की गई है तो यहां सेवाओं की पूर्ति से माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भवन को किराए अथवा पट्टे पर उठाना सेवाओं की पूर्ति समझा जाएगा यदि ऐसा पट्टा अथवा किराए पर देना। कह रहा है कि भवन को किराए अथवा पट्टे पर उठाना
भवन को किराए अथवा पट्टे पर उठाना सेवाओं की पूर्ति समझा जाएगा यदि ऐसा पट्टा अथवा किराए पर देना। कौन सा ऑप्शन सही है? निवासी उद्देश्य के लिए, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, पूर्णतया व्यवसाय या वाणिज्य के लिए, पूर्णतया अंश या व्यवसाय या वाणिज्य के लिए। सही ऑप्शन इसमें क्या दिख रहा है? वो पूर्णतः या आंशिक व्यवसाय के लिए हो या वाणिज्य के लिए हो तो उसे किराए पर उठाया हुआ माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी अन्य व्यक्ति के माल पर जॉब वर्कर द्वारा किया गया जॉब वर्क होगा। किसी अन्य व्यक्ति के माल पर जॉब वर्कर द्वारा किया गया जॉब वर्क होगा। माल की पूर्ति इसे समझा जाएगा या क्या समझा जाएगा? माल की पूर्ति समझा जाएगा या सेवा की पूर्ति समझा जाएगा। सेवाओं की पूर्ति बशर्ते जॉब वर्क का निष्पादन जॉब वर्कर द्वारा बिना किसी माल के किया गया हो। सेवाओं की पूर्ति भले जॉब वर्कर द्वारा अपना कार्य बिना किसी सामग्री अथवा सामग्री के साथ किया गया हो। सही ऑप्शन आपका डी होगा। और 99 वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से लेन देन या गतिविधियां, निम्नलिखित में से कौन से लेन देन या गतिविधियां या न माल की पूर्ति न सेवाओं की पूर्ति समझी जाएगी। मतलब कह रहा है नीचे कुछ लेन देन दिए गए हैं, इसकी कौन की गतिविधि है न माल की पूर्ति न सेवा की पूर्ति मानी जाएगी। रोजगार के दौरान अथवा उसके संबंध में कर्मचारी द्वारा नियोक्ता की सेवा। अगला है तत्समय प्रभावी किसी विधान के अधीन स्थापित न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल की सेवा। दाह संस्कार, दफन करना, शवगृह अथवा शव यात्रा, उपयुक्त सभी। ये सारी चीजें जो हैं, ये जो सारी चीजें हैं इसे न पूर्ति समझी जाएगी, न माल की पूर्ति समझी जाएगी, न सेवाओं की पूर्ति समझी जाएगी। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सी गतिविधियां या लेन देन न सेवा की पूर्ति न माल की पूर्ति समझे। मतलब कौन सी ऐसी गतिविधि है जो न माल की पूर्ति मानी जाएगी न सेवा की पूर्ति मानी जाएगी। भूमि अथवा भवन का विक्रय, भूमि का पट्टे पर देना और भवन किराए पर देना और उपयुक्त सभी। इसको पूर्ति नहीं माना जाएगा, न माल की पूर्ति न सेवा की पूर्ति। बताइए, भूमि अथवा भवन का जो विक्रय है इसको पूर्ति नहीं माना जाएगा। भूमि भवन का मतलब है कि भूमि के साथ भवन जुड़ा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इस तरह आप लोग का ये सारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया। इस तरह ये सब खत्म हो गया जीएसटी का। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे समझ से लगा मैंने वो क्वेश्चन आपको सामने मैंने रख दिया। आप उसको अच्छे से एक दो बार रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जीएसटी में इससे ज़्यादा बाहर के इधर उधर क्वेश्चंस नहीं आते। काफ़ी सफिशिएंट है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं किसी दूसरे लेक्चर में। और धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्टों को आपको बीएसपीसीएल वाला जो जूनियर अकाउंटेंट का है मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक ना, प्रोवाइड क्या कर दे रहा हूँ कि बहुत सारे लेक्चर्स तो पहले से दे चुके हैं, कुछ जो बचा गया है वो धीरे धीरे, अभी एग्जाम का टाइम तो काफ़ी दूर है, फिर भी कंप्लीट आप लोग का कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं।